अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पेशे खिदमत है तलाश की छठी किस्त। किसी से झगड़ा करके आया है? उसने खुरदरी आवाज में सवाल किया। मैंने इस बार भी नफी में सर हिला दिया। तो फिर ये बाजू किसी शेर के मुंह में देकर आया क्या? उसने मेरे बाजू की तरफ इशारा करके पूछा, जिसकी पट्टी अब खून में पूरी तरह भीग चुकी थी। मैंने एक बार फिर नफी में सर हिलाया तो वो कुछ चिढ़ कर बोला, मुंह में जबान नहीं है क्या जो ये धड़ी भर का सर हिलाए चला जा रहा है? मैंने खनकार कर गला साफ किया। ना मैं घर से भागकर हीरो बनने आया हूँ, ना मेरा किसी से झगड़ा हुआ है। मैंने मुलायमियत से जवाब दिया, मैं किसी की तलाश में निकला हुआ हूँ और ये बाजू ये एक मशीन पर काम करते हुए जख्मी हुआ। अबे पहले झूठ बोलने का सही ढंग तो सीख ले, फिर उस्तादों के सामने जबान चढ़ाइयो। देवजाद ने सीधा होकर बैठते हुए कहा। उसके साथियों ने हम आहंग होकर कहका लगाया और उनमें चेचक ज़दा चेहरे वाला शख्स बोला, देख कहीं वो आदमी हम में मौजूद तो नहीं जिसकी तुझे खोज है। उसने अपना मकरूह चेहरा आगे करके मुझे दिखाना चाहा। बाकियों ने भी उसकी तकलीद की। मैं खामोश खड़ा रहा। उनकी अबे तबे मुझे सख्त नागवार गुजर रही थी। उन्होंने एक बार फिर हम आहंग होकर जोरदार कहका लगाया और गर्दनें सीधी कर ली। उनका कहका वीरान इमारत में इस तरह गूंजा था जैसे किसी खंडर में सैकड़ों बदरूहें चिल्ला उठी हों। देवजाद ने अब अपना रिवॉल्वर उठा लिया था और उसे खिलौने की तरह बार बार हाथ में उछालता चला जा रहा था। लुमड़ी की शक्ल वाले ने एक मैले कपड़े से देचकी पकड़कर अंगीठी से उतारी और करीब रखी अकलौती प्याली में चाय उंडेल ली। चाय पिएगा? उसने देगची वापस अंगीठी पर रखकर मुझसे दोबारा पूछा और तब मुझे एहसास हुआ कि बहुत देर से मेरे मैदे में जो टीसें उठ रही थी वो दरअसल भूख की थी। मैंने सुबह नाश्ता किया था और उसके बाद से अब तक कुछ खाया पिया ना था। तभी मुझे चाय की महक इतनी अच्छी महसूस हो रही थी। भूख के एहसास से यकलख्त मुझ पर नक्काहत सी तारी होने लगी। थूक निगल कर मैंने चाय की प्याली की तरफ देखा और अस्बात में सर हिला दिया। कीमत अदा करनी पड़ेगी इसकी, लुमड़ी की शक्ल वाले आदमी ने कहा। मेरे पास थोड़े से पैसे हैं। मैंने कहा, क्या कीमत लोगे तुम इसकी? तुम जैसे नई उम्र के छोकरों से हम कीमत पैसों में नहीं लिया करते, चेचक ज़्यादा चेहरे वाले आदमी ने कहा और एक बार फिर उन्होंने कहका लगाया। और तब मैंने महसूस किया कि इतनी भूखी नजरों से मैं चाय की प्याली को नहीं देख रहा था जितनी भूखी नजरों से वो मुझे तेजी से घूर रहे थे। पहली बार खौफ की एक हल्की सी लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। अब मैंने एक नए जाविये निगाह से उनका जायजा लेना शुरू किया। लुमड़ी किसी शक्ल वाला मेरे सबसे करीब था और उनका सरदार मुझसे सबसे ज्यादा फासले पर बैठा था और उसके हाथ में रिवॉल्वर मौजूद था। और यही एक चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक थी, खुसूसन ऐसे वक्त में जबकि मेरे जख्मी बाजू, भूख, थकन और आसाबी तोड़ फोड़ ने मेरी आधी से ज्यादा जान खींच रखी हो। चुप क्यों हो गया जी? ले चल चाय पी ले। लुमड़ी किसी शक्ल वाले ने चाय की प्याली उठाकर मेरी तरफ बढ़ा दी। रहने दो, मुझे नहीं चाहिए, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। डर गया बेचारा क्या? चेचक ज़दा चेहरे वाले इंसान ने कहा। अबे ज्यादा नखरे ना दिखा, चल जल्दी कर पी ले, लुमड़ी नुमा आदमी ने सख्त लहजे में कहा और प्याली दोबारा मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने प्याली ले ली। एक चुस्की लेने से मेरे खुश्क होंठ कुछ नम हुए और मेरा जी चाहा कि एक ही सांस में ये उबलता हुआ सयाल मादा मैं अपने अंदर उंडेल लूं ताकि जिस्म में कुछ तवानाई और हरारत पैदा हो। बमुश्किल मैंने अपने आप को इस ख्वाहिश की तकमील से बाज रखा। ये गरम सयाल उस वक्त मेरे लिए बहुत ज्यादा अहम था। चुस्की लेकर मैंने सर उठाकर उनकी तरफ गौर से देखना शुरू किया। वो सब साकित बैठे मेरी ही तरफ गौर से तकते चले जा रहे थे, गोया मैं कोई दिलचस्प तमाशा पेश करता हूँ। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। प्याली हथेली पर संभाल कर मैंने दोबारा चुस्की लेने के लिए सर झुकाया, लेकिन इस बार मैंने चुस्की लेने के बजाय प्याली सरदार के मुंह पर खींच मारी। हत्तुल इम्कान फुर्ती से उठते हुए मैंने अंगीठी को ठोकर रसीद की।
अंगारों के बिखरने और देचकी के उलटने का मंजर मैंने ना देखा और दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। वहशियाना चीखें और देवजात की धाड़ मैंने अपने उकब में सुन ली, लेकिन मैं दरवाजा पार करके बाहर जा चुका था। अंधेरे में तेजी से सीढ़ियां उबूर करना खतरनाक काम था, ताहम मैंने जंगले पर हाथ रख लिया। मैं आखिरी सीढ़ी पर था जब मेरे उकब में सीढ़ियों पर धड़ धड़ की आवाजें आना शुरू हुई और फिर एक फायर हुआ। धमाका गो मेरे कान के करीब ही हुआ था, ताहम गोली से मैं बच चुका था। मैं तेजी से उस रास्ते की तरफ भागा जिससे इस अजाब में फंसा था। छोड़ूंगा नहीं साले को, कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने अब काफी फासले पर देवजात की गूंज सुनी। दरवाजे से निकलकर मैं नाक की सीध में भागता चला गया। पीछे कच्ची जमीन पर उनके कदमों की धप धप की आवाज सुनाई दे रही थी। दूसरी जेरे तामीर इमारत के गिर्द चक्कर काटने के बाद मैं यकलख्त खुले मैदान में पहुंच गया था, जहां मलगजी रोशनी मौजूद थी। मैदान में भागने की सूरत में मुझे बड़ी आसानी से गोली मारी भी जा सकती थी। चुनाचे मैं बाएं तरफ को मुड़ गया और इमारत की उगबी दीवार के साथ साथ तेजी से भागने लगा। कदमों की आवाजें मेरे ताकुब में आ रही थी, ताहम देवजात ने दूसरा फायर बिल्कुल न किया। मैं अपनी तमाम तर शिकस्ता हाली के बावजूद हत्तुल इम्कान तेजी से भाग रहा था। रफ्ता रफ्ता कच्ची जमीन खत्म हो गई और मैं सड़क पर आ पहुंचा। सड़क तेजी से उबूर करके मैं एक गली में घुस गया। गली काफी तवील थी और उसमें रोशनी भी मौजूद थी। कदमों की आवाजें गो के काफी पीछे रह गई थी, लेकिन वो लोग मेरा पीछा छोड़ने पर तैयार नजर नहीं आते थे। दाएं बाएं मुझे कोई जाए पनाह नजर नहीं आ रही थी और अगर मेरे गली उबूर करने से पेशतर वो पिछले मोड़ पर पहुंच जाते तो आसानी से मुझे निशाना भी बना सकते थे। भागते भागते अचानक मेरी नजर इलेक्ट्रिक पोल के ऐन करीब पथरीली सड़क के वस्त में मौजूद मेन होल के ढक्कन पर पड़ गई। जंग आलूद और गर्द से अटा हुआ आहनी ढक्कन सड़क के सीने पर पेवंद की तरह चमक रहा था। मैंने झुककर ढक्कन के हुक में उंगलियां फंसाईं और उसे ऊपर को खींच डाला, जो किनारों पर आई हुई मिट्टी में खासी सख्ती से पेवस्त था, लेकिन मेरे मजनूनाना झटके पर बहरहाल बाहर निकल ही आया। मैंने मेन होल में झांक कर देखा। मेरी तवक्को के मुताबिक एक कोने में ऊपर से लेकर नीचे तक लोहे की सलाखें पेवस्त थीं, जो सीढ़ियों का काम देती थी। मैंने ढक्कन एक तरफ खिसकाकर रखा और अंदर लटक कर उन सलाखों पर पैर रखता नीचे उतर गया। सर भी सतह जमीन के नीचे आ जाने के बाद मैंने एक हाथ से ढक्कन खिसकाकर दोबारा मेन होल के दहाने पर टिका दिया। इस अमल में मुझे बहुत कम वक्त लगा था, लेकिन अगर इस दौरान वो लोग गली के मोड़ पर पहुंच चुके थे और उन्होंने मुझे मेन होल में उतरते देख लिया था, तो फिर यही गलीस कुआं मेरी कब्र बनने को तैयार था। गैर इरादी तौर पर मैं कुछ और सीढ़ियां नीचे उतर गया। भल भल बहता मुताफिन पानी अब मेरे पैरों से गालिबन चंद इंच नीचे रह गया था। सीलन, घुटन और सड़ैन से सांस लेना दूभर था। चुनाचे मैंने सांस रोक ली। योगा की मशकों से इस्तेफादा करने का ये बेहतरीन मौका मिला था मुझे। एक बार मेरा हाथ मेन होल की दीवार से मस हो गया। मेरी उंगलियों ने एक ऐसी काई का लम्स महसूस किया जिसके तसव्वुर ही से मुझे उल्टी सी आने लगी थी। अगर मैंने सांस न रोकी होती तो यकीनी तौर पर मुझे कै आ जाती। मैं एक हाथ से सलाख थामे और नीचे एक सलाख पर दोनों पांव जमाए साकित खड़ा था। चंद सेकंड बाद मैंने कदमों की धप धप सुनी। ये आवाज तेजी से करीब आ गई और मेरी धड़कनें तेज तरीन हो गईं। उस वक्त मैंने अपने सीने में मुक़य्यद सांस को धीरे धीरे आजाद किया। जब धप धप की ये आवाजें मेन होल के ढक्कन पर गूंजने के बाद आगे बढ़ती चली गईं, तो मैंने सांस खारिज किया। कुछ देर बाद ये आवाजें मादूम हो गईं, लेकिन मैंने अपनी जगह से हरकत ना की। मेरा ख्याल था कि मेरी तलाश में नाकाम होने के बाद गालिबन वो इसी रास्ते से वापस आएंगे। उस वक्त तक के लिए मेरा इस कमीनगाह को छोड़ना बिल्कुल मुनासिब ना था। मैंने एक बार फिर सांस रोक ली और तेजी से इंतजार शुरू किया। ऐन उसी लम्हे मुझे एक तकलीफ दे एहसास हुआ। मेरे जख्मी बाजू पर बंधी हुई पट्टी में अब खून को मजीद जज्ब करने की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी और खून की बूंदें अब गलीज पानी में टपकना शुरू हो चुकी थी। खुदाया, क्या इस जख्म के रास्ते से मेरे जिस्म का तमाम खून बह जाएगा? मैंने डूबते दिल से सोचा। गो कि मुझे खून के टपकने का सिर्फ एहसास था और मैं उसे देख नहीं रहा था। फिर भी मैंने यूं आंखें मींच ली गोया इस तरह ये तकलीफ दे एहसास कुछ कम हो जाएगा। कुछ देर बाद मैंने ची ची की एक मकरूह सी आवाज सुनकर आंखें खोल ली। मेरे पैरों के करीब ही दो गोल गोल नुक्ते से चमकते थे। ची ची की वो मकरूह आवाज
दोबारा मेन हॉल में गूंजी और तब मुझे एहसास हुआ कि ये एक चूहा था और गालिबन खून की बू पाकर कहीं से आन पहुंचा था। दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा कराहियत चूहों से आती थी और फिर गलीज गटर का चूहा। मेरा दिल बुरी तरह से मतलाने लगा। इससे पहले कि मैं उसे ठोकर रसीद करता वो मेरी पतलून पर चढ़ आया। मैंने टांग को झटका दिया मगर वो बुरी तरह से मुझसे चिमट चुका था। मेरी टांग साकित होते ही वो कुछ और ऊपर चढ़ आया। मुझे अपनी टांग पर उसका बाकायदा वजन महसूस हो रहा था। उसकी जसामत बिल्ली से शायद कुछ कम थी। मैं उसे हाथ लगाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, लेकिन उस वक्त न जाने किस तरह मैंने जख्मी बाजू वाले हाथ से उसे हटाकर दूर फेंकने की कोशिश की। चूहा टांग पर से तो हट गया लेकिन पट्टी में लिपटे हुए बाजू से चिमट गया। मैंने जख्मी बाजू को दीवानावार झटके दिए और हर झटके पर मेरे हलक से चीख निकलते निकलते रह गई, लेकिन चूहा गोया पट्टियों के साथ लिपट चुका था। दूसरे हाथ से मैंने सलाख पकड़ रखी थी। उसे छोड़ने पर मैं सीधा नीचे गलाजतों के ढेर पर जा गिरता। यकलख्त उस मुताफन कुएं में मेरा दम घुटने लगा और आंखें गोया बिनाई खोने लगी। मेरा सर बुरी तरह से घूम रहा था। मैंने मेन हॉल के मबहूस हवा में पे दर पे लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर दी। फिर चूहे के दांत सुइयों की तरह मेरे जख्मी बाजू में उतरते चले जा रहे थे। अब मैं अपनी चीख को ना रोक सका। मालूम नहीं मेरी आवाज बाहर तक गई थी या उसी गंदगी के अजाब में घुट कर रह गई थी। बहरहाल अब मुझे इस बात की भी परवाह न थी। चूहे के दांत मशीन की सी तेजी से मेरे जख्मी बाजू को छेद रहे थे। मुझे महसूस हुआ कि अगर मैं मजीद एक लम्हा भी मेन हॉल में बाकी रहा ना तो बेहोश होकर गिर पड़ूंगा। मैं अंधाधुंध सीढ़ियां चढ़ने लगा। मेरे खून के प्यासे गली में वापस आए थे या नहीं, मुझे अब इस बात की भी कोई परवाह न थी। मेरे होशो हवास मख्तल हो चुके थे। मेरा सर मेन हॉल के ढक्कन से टकराया और मैंने मजीद एक सीढ़ी चढ़कर सर ही से उसे ऊपर को उलट दिया और उस सांप की तरह तेजी से बाहर निकल आया जिसके बिल में आग भर गई हो। ताजा हवा मेरे नथनों से टकराई लेकिन मेरे हवास को संभाला बिल्कुल न दे सकी। मैं पागलों की तरह गली में इधर उधर भागने लगा। न जाने कितनी देर में यूं ही चकराता फिरता रहा। फिर मुझे एक दीवार नजर आई और मैंने अपने बाजू को उस पर दे मारा। एक बार, दो बार, तीन बार। हर जर्ब पर चूहा दीवार के साथ कुचला गया। आखिरकार उसके दांत मेरे गोश्त की तह से बाहर निकल आए और वो पट से जमीन पर गिर पड़ा और फिर साकित हो गया, लेकिन उसकी लंबी सी मकरूह दुम अब भी झटके ले रही थी। धुंधलाई हुई नजरों से मैंने देखा चूहा वाकई जसामत में किसी औसत दर्जे की बिल्ली से कम न था और वो पूरे का पूरा स्याह था। सिर्फ उसकी थोतनी का कुछ हिस्सा सुर्खी माइल भूरा था। मेरा जख्मी बाजू अब बेजान अंदाज में मेरे पहलू में झूलता चला जा रहा था, लेकिन मुझे यही महसूस हो रहा था जैसे उसे काट कर मेरे जिस्म से अलहदा कर दिया गया हो। मैं चंद लम्हे दीवार के सहारे संभलने की कोशिश करता रहा, फिर तेवरा कर गिर पड़ा और लामतनाही अंधेरे ने मुझे आगोश में ले लिया। जब मुझे होश आया तो सबसे पहला एहसास मुझे यही हुआ कि मुझे कब्र में उतारा जा चुका है। वो जगह इतनी ही तंग और सीलन ज़दा थी। फिर मुझे अपना ख्याल बदलना पड़ा। मैं एक झिलंगा सी चरपाई पर लेटा हुआ था और मेरी आंखों के ऐन ऊपर छत में एक छोटा सा बल्ब नस्ब था जिसकी जर्द सी रोशनी यूं तो ना होने के बराबर थी, लेकिन उस वक्त मेरी आंखों में चुभती हुई महसूस हो रही थी। कब्र में चारपाई और बल्ब नहीं हुआ करती तो फिर मैं कहाँ था, मैंने सोचा और इसी दौरान में खुसर फुसर की आवाज को गौर से सुना। जरा सी गर्दन मोड़कर मैंने आवाज की सिमत में नजरें दौड़ाई। सफेद बनियान और चार खाने की धोती पहने एक दुबला पतला और सांवला सा नौजवान घरेलू औरतों के से सलीके के साथ ईंटों के फर्श पर झाड़ू दे रहा था और बड़ी मेहनत से ईंटों के दरमियानी रेखनों से भी मट्टी निकालता चला जा रहा था। मुझे होश में आते देखकर वो झाड़ू रखकर तेजी से मेरी तरफ लपका और करीब आकर घुटनों पे हाथ रखकर झुकते हुए बोला, क्यों भाई शहजादे, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं कहाँ पर हूँ? मैंने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय दोबारा सवाल पूछा। आशिक अली उर्फ तबला के घर में हो, उसने सीने पर हाथ रखकर कुछ झुकते हुए जवाब दिया। तबला? मैंने हैरत से दोहराया। ये मेरा फिल्मी नाम है जनाब, उसने इंतहाई सादगी से जवाब दिया। उसके बालाई होंठ पर इतनी मुख्तसर मूंछें मौजूद थी कि पहली नजर में गुमान गुजरता था कि शायद दो मक्खियां बैठी हैं। तो तुम फिल्मी हीरो हो? मेरे मुंह से अचानक निकला। दर हकीकत मैं पूछना चाहता था कि क्या वो फिल्मों में काम करता है? हीरो?
उसने बैठी बैठी सी आवाज में इतना तवील कहका लगाया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये कहका नहीं, शायद अपने हाल पर खुद ही रो देने वाले किसी इंसान की तवील चीख थी। हीरो, हीरो खोलियों में नहीं रहा करते। उसके सीने की गहराई से जख्मी सी आवाज निकली। वो तो माहम और बांद्रा पर रहते हैं, मैं तो एक्स्ट्रा हूँ, एक्स्ट्रा। दुनिया में भी एक्स्ट्रा और फिल्मों में भी एक्स्ट्रा। यानी अगर मैं ना भी होता ना, तब भी दोनों का काम चलता रहता। कभी कभार किसी फिल्म में काम मिल जाता है तो 20-30 रुपए दिहाड़ी जरूर मिल जाया करती है। जब मैंने तुम्हें गली में बेहोश पड़े देख लिया तो अपनी रहमदिली की आदत से मजबूर होकर तकरीबन घसीटता हुआ अपनी खोली के अंदर ले आया। हालांकि ये बम्बई ऐसा शहर है कि अगर रास्ते में किसी को लाश भी पड़ी नजर आ जाए ना, तो वो उसे फलांग कर और ज्यादा तेजी से घर की तरफ चल देता है। वो मेरे करीब ही फर्श पर चौकड़ी मारकर बैठ गया। लेकिन ये जो अपना दिल है ना, दिल, ये दिल साला, उसने सीने पर हाथ रखकर कहा, ये मोम का बना हुआ है। मैं जब तुमको यहाँ लाया था ना, तो तुम्हारे बाजू से इतना खून बह रहा था जितना सरकारी नल से पानी भी नहीं आता। मैं दौड़ा दौड़ा डॉक्टर तिनका के घर चला गया। अब तुम शायद इस नाम पर भी हैरान हो जाओगे। नाम तो असल में उसका डॉक्टर ईश्वरनाथ है, लेकिन दुबला पतला इतना ज्यादा है कि हम सब खोलियों वाले उसे इत्तफाके राय से डॉक्टर तिनका ही कहा करते हैं। लेकिन भाई है बड़ा कमाल का आदमी। उसने तुम्हारे जख्मों पर सिर्फ एक सुर्ख सी दवा लगाई, फिर एक पाउडर भर दिया और खून यूं रुक गया जैसे रोते हुए बच्चे को मिठाई मिलने पर उसके आंसू फौरन रुक जाया करते हैं। मैंने अपने बाजू पर नजर डाली। उस पर अब कोई पट्टी वगैरह ना थी, बस सुर्ख सुर्ख लकीरों के दरमियान सफेद पाउडर भरा हुआ था और वो बिल्कुल खुश्क था। बाजू में अब कोई तकलीफ भी महसूस ना होती थी। नौजवान बातूनी मालूम होता था, अपनी धुन में मगन कह रहा था। बाकमाल होने के साथ साथ डॉक्टर तिनका मेरी तरह रहमदिल भी खासा ज्यादा है। अब यही देख लो कि रात के वक्त घर से आने की फीस 30 रुपए से कम नहीं, लेकिन मेरे पास कुल 29 रुपए थे। वही सबर शुक्र करके ले गया, 1 रुपया भी माफ कर गया। उसने दोनों हाथ सीने पर रखकर एक गहरी सांस ली। तो ये थी भाई हमारी कुल कहानी। अब तुम होश में आ गए हो, यकीनन भूखे भी होगे और कुछ खाने को भी मांगोगे। तो इस सिलसिले में अर्ज यही है कि वही 29 रुपए अपनी कुल पूंजी थी। घर में खाने पकाने का सिलसिला मौजूद नहीं और होटल वाला उधार नहीं करता, कम अज कम मुझसे तो कभी नहीं। क्या इतनी रात गए होटल खुला होगा? मैंने उससे सवाल किया। खाने का नाम सुनकर अचानक मेरे मैदे में एक बार फिर टीसें उठना शुरू हो गई थी। रात गए, तबला एक बार फिर खुद इस्तेहजाई अंदाज में दोबारा से हंसा। भाई ये दोपहर का वक्त है, खोली में जलते हुए बल्ब पर कभी ना जाओ। ये गरीब आदमी का घर है, यहाँ से रोशनी का गुजर भी कम ही होता है। नक्काहत के से आलम में मैंने जरा पहलू बदला और जेबे टटोल कर पतलून की जेब से बटवा निकालकर फर्श पर फेंकते हुए कहा, इसमें कुछ पैसे हैं भाई तबला, जल्दी करो, मुमकिन हो तो जल्दी से मेरे लिए किसी अच्छे खाने का बंदोबस्त करो। यानी गोया तुम्हारी तरफ से बिल्कुल इजाजत है। उसने झिझकते हुए पर्स उठाया। कैसी बातें करते हो? तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है कि अब अगर तुम मुझे उठाकर बेच भी आओगे ना, तो मुझे कोई शिकवा गिला नहीं होगा। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। जियो यार जियो, उसने बाकायदा हाथ उठाकर नारा लगाया। तुम भी अपनी तरह खुले दिल के मालिक हो। उसने बटवा खोलकर उसमें से 50 का एक नोट निकाला और उठकर उस दरवाजे से बाहर चला गया जो पहली नजर में महज रोशनदान मालूम होता था। उसके जाने के बाद मैंने लेटे लेटे गिरदोपेश का जायजा लिया। खुरदरी और बगैर प्लास्टर की सीलन ज़दा दीवारें, ये कोठरी बस इतनी ही बड़ी थी कि 2 पलंग उसमें समा सके। फर्नीचर के तौर पर उसमें सिर्फ यही झिलंगा सी चरपाई मौजूद थी जिस पर मैं लेटा हुआ था। परली दीवार के साथ चटाई बिछी थी। एक कोने में सुराही और उस पर एल्युमिनियम का गिलास औंधा रखा गया था। एक तरफ सीमेंट का 2 उंगल ऊंचा चबूतरा बना था जिस पर बाल्टी और लोटा रखा गया था। ये गालिबन नहाने की जगह थी। एक तरफ दीवार पर फिल्मों के 2-3 पोस्टर लगे हुए थे और उनके करीब ही कीलों पर चंद कपड़े टंगे नजर आ रहे थे। फर्श पर चटाई के करीब टीन का एक स्याह ट्रंक रखा गया था
जिस पर एक मैली रजाई निहायत सलीके से तह करके रखी गई थी। चंद मिनट बाद ही तबला बड़ी शान से एक हाथ से धोती की लड़ संभाले खोली में दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे 11-12 साल का एक मफलूकुल हाल लड़का दोनों हाथों में खाने की ट्रे उठाए चला आ रहा था। ट्रे फर्श पर रखवाने के बाद तबला ने उसे हुक्म दिया, 10 मिनट बाद कड़क चाय के 2 ग्लास भी ले आना। लड़का असबाब में सर हिलाकर एक उचटती सी नजर डालकर चला गया। मैंने उठने की कोशिश की तो बेपनाह नकाहत महसूस करने लगा। तबला ने सहारा देकर मुझे चारपाई से उतारा और हम चटाई पर बैठकर खाना खाने लगे। पहले 2-1 लुकमे तो गोया हलक को चीरते हुए मैदे में उतरे और इसके बाद मैं भूखों की तरह खाने पर टूट पड़ा। ये मेरी जिंदगी का लजीज तरीन खाना था और खाने के बाद सुराही के ठंडे पानी और गरम गरम कड़क चाय ने गोया हवास की बंद आंखें खोल दी। सारी नक्काहत दूर हो गई थी। अब जो थोड़ी बहुत कमजोरी बाकी रह गई थी वो गालिबन खून जाया हो जाने की वजह से ही थी। वाह मौला वाह, रिस्क देने वाला बेशक तू ही है। तबला ने चाय का ग्लास एक तरफ रखकर दोनों हाथ दुआइया अंदाज में उठाकर बड़े सूफियाना लहजे में कहा और दीवार से टेक लगा ली। मेरे रगो पैर में भी चंद लम्हे के लिए बिजली सी दौड़ गई, लेकिन अब अजीब सा खुमार तारी था। शायद ये गंदम का खुमार था। मैंने भी दीवार से टेक लगा ली। अब क्या प्रोग्राम है भाई? तबला ने नीम बा आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं तो स्टूडियो जाने का सोच रहा था। एक्स्ट्रा सप्लायर्स ने बुलवाया है, शायद कोई काम निकल आए। शूटिंग तो कई फिल्मों की चल रही है, देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, तुम चले जाओ। मैंने कहा, मैं इतनी देर आराम कर लूंगा। अगर तुम इजाजत दोगे तो चंद दिन मेरा कयाम यहीं पर रहेगा। इस बात के लिए इजाजत की नहीं, पैसों की जरूरत पड़ेगी मेरे भाई, पैसों की। अगर मेरी दिहाड़ी लगती रही तब तो फिक्र की कोई बात नहीं। वैसे ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं। अभी तक तो मौला का करम है ना कि कभी फाके की नौबत नहीं आई, लेकिन अगर आ जाए तो हौसला भी मत हारना। उसने उठकर खूंटी पर लटके हुए कपड़ों पर हाथ मारते हुए कहा, फाके की नौबत कभी नहीं आएगी। मैंने वसूख से कहा, चंद दिन के गुजारे के तो पैसे मेरे पास अभी भी मौजूद हैं और अगर ज्यादा ही कोई मसला खराब हुआ तो मेरे पास और भी हल मौजूद है। मैंने गले में पड़ी हुई सोने की जंजीर उसे दिखाई जो 2.5-3 तोले से कम की न थी। बस तो फिर फिक्र की कोई बात नहीं, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो, बल्कि यूं कहना चाहिए कि कंगले दो। वो अपनी उटंगी सी पतलून पहनते हुए गुनगुनाया और फिर संजीदा होकर बोला, एक दूसरे की दास्ताने गम फिर कभी फुर्सत में बैठकर सुनेंगे। अब मैं चलता हूँ, तुम बेफिक्र होकर लंबी तान कर सो जाओ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो दरवाजे से निकलकर बाएं हाथ पर सीढ़ियां चढ़कर सामने ही गली में मलबारी के होटल चले जाना। पैसे मलबारी के मुंह पर मारो और वो तुम्हारी मतलूबा चीज फौरन बाहर वाले के हाथ भिजवा देगा। पैसों के जिक्र पर याद आया, जरा बस के किराए वगैरह के लिए 5 रुपए तो इनायत फरमाओ, जल्दी करो। बटवा चटाई के करीब ही पड़ा था। मैंने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, गैर दोस्ताना किस्म की बातें क्यों करते हो यार? जितने पैसों की जरूरत हो इसमें से निकाल लो। वो पतलून पर एक शिकन आलूद कमीज पहन चुका था और दीवार पर लटके आईने के सामने खड़े होकर तेल में चिपड़े हुए बालों को बड़े सलीके से पेशानी पर जमाने की कोशिश में मसरूफ था। मैं उसकी तरफ देखते हुए सोच रहा था कि उसके जाने के बाद इत्मीनान से लेट कर उस डायरी का मुताला शुरू करूंगा जो मम्मी ने मुझे दी थी और जिसमें बकौल उनके मेरी जिंदगी के तमाम अहम तरीन सवालात के जवाबात मौजूद थे। और तब अचानक जैसे मेरे जहन में धमाका सा हुआ। डायरी तो ब्लेजर की जेब में थी और ब्लेजर उस वक्त मेरे आसपास कहीं मौजूद ना था। मुझे याद आया कि ब्लेजर तो मैं उजलत में उसी लड़की शोभा के कमरे में छोड़ आया जो मुझे गाहक बनाकर साथ ले गई थी। तबला उस वक्त मेरे पर्स में 5 का नोट ढूंढता चला जा रहा था। मैंने घबराए हुए अंदाज में उसे बाजू से जा पकड़ा। वो खौफ से उछल पड़ा। क्या बात है बे, तुम्हारा इरादा बदल गया है क्या? उसने मुझसे सवाल किया। तबला, इस इलाके का नाम क्या है? मैंने उसके सवाल पर ध्यान दिए बगैर पूछा। आदर्श नगर, उसने गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन नाम से किसी गलत फहमी में मुब्तला मत होना। यहाँ ज्यादातर वही लोग रहते हैं जिनका एक भी आदर्श पूरा नहीं होता। अब मुझे ही देख लो। लेकिन स्ट्रीट का नाम, उसने जहन पर जोर दिया। फिर चुटकी बजाते हुए बोला, हाँ याद आया,
काफी दूर है यहाँ से। क्यों, क्या बात है? वो बात दरअसल ये है तबला कि मैं वहाँ एक लड़की के घर अपना कोट भूल आया हूँ। कोट में कुछ जरूरी कागजात हैं। मैंने इस्तराब वाले लहजे में कहा, तुम जरा मेरे साथ चलो, टैक्सी में चलते हैं। दरअसल मैं यहाँ अजनबी हूँ ना, इसीलिए तुम्हें साथ ले जाना चाहता हूँ। ओह, उसने गोया इत्मीनान की सांस ली। शुक्र है तुम तो कोट ही भूल आए। हमारा एक डायरेक्टर साहब है ना, वो किसी लड़की के यहाँ जाता है ना तो बनियान ही भूल आता है। वैसे उस्ताद, दास्तान तुम्हारी भी कुछ कुछ पुरपेच ही मालूम होती है, लेकिन स्ट्रीट पर लड़की के यहाँ कोट भूल आना और फिर फैक्ट्री एरिया में एक गली में जख्मी हालत में पड़े पाए जाना। वो खुद कलामी के लहजे में बोला और फिर कदरे चौंक कर पूछने लगा, लड़की के भाई आप पहुंचे थे क्या? नहीं नहीं, मैंने जल्दी से कहा, वो ऐसी ही थी, पेशावर किस्म की लड़की। मेरे जख्मी होने का चक्कर दूसरा था। अब वक्त जाया ना करो और मेरे साथ जल्दी चलो। चलो भाई चलो। उसने ठंडी सांस लेकर एक बार फिर आईने में अपना जायजा लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दफातन मुझे अपनी कमीज का ख्याल आया, जिसकी आस्तीन कंधे तक खून में लुथड़ चुकी थी और अब खुश्क हो चुकी थी। यार तबला, तुम्हारे पास कोई दूसरी कमीज ना होगी? मैंने पूछा। कमीज? उसने नाकदाना नजर से मेरा सर तपा जायजा लिया। कमीज तो होगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या मेरी कमीज तुम्हें आ जाएगी? ये हिरन की खाल घोड़े पर मुंडने वाली बात होगी। लेकिन ठहरो, मैंने 5-6 साल पहले की एक कमीज बतौर सबूत संभाल कर रखी हुई है। उसे अचानक से याद आया। किस बात के सबूत पर? मैंने गैर इरादी तौर पर पूछा कि कभी मैं भी सेहतमंद था। उसने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया और संदूक की तरफ बढ़ गया। रजाई हटाकर उसने संदूक खोला और ढूंढ ढांड कर उसमें से एक पुरानी और मसली हुई जर्द सी कमीज निकाल ली। यकीन नहीं आता था ये कमीज तबला की ही थी। ये मुझे भी कहीं कहीं से ढीली थी। कमीज पतलून में उड़सने के बाद मैंने इधर उधर देखा और झिझकते हुए पूछा, तुम्हारे पास यकीनन कोई टोपी और स्याह शीशों वाली ऐनक भी होगी। बात क्या है यार? उसने शक आलूद सी निगाहों से मेरी तरफ गौर से देखा। पुलिस से भागे तो नहीं हो कहीं? ऐसी भी कोई बात नहीं यार। मैंने उसका कंधा थपका। बस वो जरा एक लड़की के मामले में कुछ टटपुंजिए मेरे दुश्मन बन गए थे। अब उनसे सामना होने का कोई इम्कान तो नहीं, लेकिन मैं फिलहाल एहतियात से काम लेना चाहता हूँ। बाजू जख्मी है, इसलिए लड़ाई भिड़ाई से जरा परहेज करूँ तो बेहतर रहेगा। एक रात की दोस्ती है, मरवा ना देना कहीं यार। वो बुड़बुड़ाया, फिर कदरे बुलंद आवाज में बोला, दोनों चीजें हैं तो सही मेरे पास, लेकिन इन्हें पहनकर अच्छे भले कार्टून मालूम होगे तुम। परवाह नहीं, तुम निकालो तो सही, मैंने बेताबी से कहा। वो एक बार फिर जाकर उम्रो अयार की जंबील से मुशाबे उस संदूक पर झुक गया और गोया समंदर में गौता लगाकर मुराद के मोती निकाल लाया। स्याह मखमल की टोपी और एक सस्ता सा धूप का चश्मा लगाकर मैंने दीवार पर आवेजा धुंधले से आईने में अपना जायजा लेना शुरू किया। मेरी हैयत यकसर तब्दील हो चुकी थी। मेरा ख्याल गलत था। तबला ने मेरा सर तापा जायजा लेते हुए कहा कि मेरी कमीज, टोपी और ऐनक के साथ तुम कार्टून लगोगे। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा था। बात यह है भाई, उसने एक बार फिर दोबारा से ठंडी सांस ली, कि खूबसूरत लोग हर हाल में खूबसूरत ही लगते हैं। आओ चलो चले। खोली से निकलकर वो दरवाजे में ताला डालते हुए बोला, तुम्हारी मालूमात के लिए बताता चलूं कि ये ताला महज हाथी का दांत है, बगैर चाबी के भी खुलता है। आइंदा जब कभी मेरी अदम मौजूदगी में आना पड़े ना, तो चाबी के तरद्दुद में कभी ना पड़ना, एक हल्का सा झटका दे देना और बस खुल जा सिम सिम। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया। ये एक बहुत बड़ा अहाता सा था, जिसकी छत गुंबद नुमा सी थी और दीवार के साथ चारों तरफ इसी किस्म की खोलियां बनी थी। मुगलों के जमाने में इस तर्ज पर अस्तबल बनाए जाते थे। बाएं हाथ पर 2 दीवारों के दरमियान एक तंग सा रास्ता बना था। उससे गुजरकर हम चंद नापुख्ता सीढ़ियों तक जा पहुंचे, जिनके इख्तिताम पर बड़ा सा दरवाजा था। उस दरवाजे की जड़ों में इतनी मट्टी जम चुकी थी कि अब उसके पट अपनी जगह से बाल बराबर भी जुम्बिश नहीं कर सकते थे। दरवाजे से गुजरकर हम सड़क पर आ गए। बड़ी बारौनक गली थी। दोनों तरफ अच्छे भले ऊंचे ऊंचे पुख्ता मकानों की कतारें बनी थी, जिनके निचले हिस्सों में दुकानें थी। खोलियां जमीन की सतह से कम से कम 8-9 फुट नीचे थी और उनके ऊपर भी मकानात ना जाने किस हिसाब से बने थे। बारिश में तो पानी खोलियों में जाता होगा ना? मैंने तबला के साथ चलते चलते फौरन सवाल किया।
शुक्र है बम्बई में ज्यादा बारिशें नहीं होती। वो बोला, जब से मैं यहाँ आया हूं ना तब से एक ही जोरदार बारिश हुई है। शुक्र है उस रोज मैं चटाई पर नहीं सोया था, वरना डूब तो जरूर जाता। मेरी तो नींद भी कमबख्त ऐसी है, पता ही ना चला कि कब बारिश हुई और कब खोलियों में इतना इतना यानी घुटनों घुटनों पानी भर गया। दफातन वो फिर से चौंक कर बोला, रोक लूं? किसे? मैंने चौंक कर पूछा। वो एक टैक्सी आ रही है, उसे। उसने सादगी से कहा और सामने इशारा किया। फौरन रोको, मैंने खुद ही हाथ हिलाते हुए कहा। टैक्सी हमारे करीब आकर रुक गई। जमशेद जी रोड की तरफ चलो। तबला ने पिछली सीट पर बैठते हुए ड्राइवर को हिदायत की। आगे मैं रास्ता बताऊंगा, लेक्सन स्ट्रीट चलना है। तकरीबन 25 मिनट बाद हम लेक्सन स्ट्रीट जा पहुंचे और मतलूबा इमारत को पहचानने के बाद मैंने टैक्सी रुकवा ली। तुम यहीं गाड़ी में ठहरो, मैं अभी आता हूँ, मैंने तबला से कहा और चक्करदार 24 सीढ़ियां फलांगता ऊपर जा पहुंचा। मतलूबा कमरे के सामने पहुंचकर मेरा दिल धक से रह गया। दरवाजे पर ताला लटकता नजर आ रहा था। चंद लम्हे तो मैं गुमसुम खड़ा रहा, फिर मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि रात के वक्त चक्कर लगाऊंगा। इस वक्त शायद लड़की और उसका भाई दोनों ही कहीं निकले हुए हैं। मैं वापस जाने के लिए मुड़ा तो एहसास हुआ कि बराबर वाले दरवाजे में खड़ी एक सूखी सी औरत चुपती हुई नजरों से मुझे घूरती चली जा रही है। उसके बाल तो स्याह थे मगर चेहरे पर बड़ी बूढ़ियों की तरह झुर्रियां मौजूद थीं। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछने की जुर्रत करता वो खुद ही बोल पड़ी, शोभा के गाहक हो क्या? उसने करख्त आवाज में और जहरीले लहजे में पूछना चाहा। गाहक? मैंने बौखलाकर कहा। नहीं तो मैं तो एक दुकानदार हूँ। कल सरिंदर मेरे पास कुछ दवाएं लेने आया था तो सर्दी से ठिठर रहा था। मैंने तरस खाकर उसे अपना कोट दे दिया। मैं वो कोट वापस लेने आया था। उसने तो वादे के मुताबिक सुबह नहीं पहुंचाया। कहाँ गया है वो? भाड़ में, बुढ़िया ने जल कर कहा। सुबह मालिक मकान ने उन्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल दिया? मैंने दोहराया और मेरा दिल बैठ गया। अब उस डायरी का क्या करूंगा? निकालता ना तो और क्या करता? बुढ़िया बाकायदा हाथ नचा नचा कर बोली, अच्छे भले सब शरीफ लोग आबाद हैं इस बिल्डिंग में। उस अकेली लड़की ने तो यहाँ पर गंद डाल रखा था। एक मछली सारे जल को गंदा करती है ना, इसीलिए यहाँ बहुत से बहू बेटे और अच्छे खानदान वाले लोग भी रहते हैं। सब कब से दबाव डालते चले जा रहे थे मालिक मकान पर। एक तो शोभा के लक्षण ही कुछ कम न थे, ऊपर से उसका वो बेगैरत भाई रोज ठर्रा पीकर आता और रात भर गुलगपाड़ा मचाकर दिन भर सोया रहता। कल भी उसने यहाँ वो उधम मचाया कि अल्लाह की पनाह। आखिर मालिक मकान को कुछ गैरत आ ही गई और वो भी शायद इसलिए कि उन पर अब तीसरे महीने का किराया भी चढ़ चुका था। बुढ़िया के अल्फाज मेरे पर्दे समाज को छेदते चले जा रहे थे। उसका इस्लाह समाज का जोश कुछ कम हुआ तो कदरे नर्म पड़ते हुए बोली, क्या बताया था तुमने? दुकानदार हो तुम? तुम्हारा कोट मांग कर लाया था सरिंदर। जी हाँ, मैंने थूक निगलकर कहा। पैरों के साथ साथ गोया मेरी जबान भी जैसे पथरा गई थी। नीला धारीदार कोट था ना तुम्हारा? उसके सामने वाली जेब पर सुनहरे धागे से एक चिड़िया सी कढ़ी हुई थी। बुढ़िया की आंखों में चमक सी लहराई, गोया वो मुझे कोट के मुताल्लिक कोई अहम बात बताने लगी हो। कोट की जेब पर कढ़े हुए औकाब को उसने चिड़िया बता दिया, लेकिन बहरहाल इसमें तो कोई शक नहीं था कि बुढ़िया ने कोट देख रखा था। जी हाँ, बिल्कुल वही कोट था, मैंने धड़कते दिल से कहा। वही कोट तो सरिंदर ने उस वक्त पहना हुआ था जब मालिक मकान के आदमियों ने उसे धक्के देकर बाहर निकाला। बुढ़िया ने इत्मीनान से कहा। सामान की गठरी सर पर लदी हुई थी और वो सारी बिल्डिंग वालों की लानत मलामत सुनता वही कोट पहने यूं ढिठाई से अकड़ता हुआ जा रहा था जैसे शाही खिलत पहनकर निकला हो और रियाया उसकी शान में कसीदे पड़ती हुई चली जा रही हो। कुछ अंदाजा है वो दोनों कहाँ पर गए हैं? मैंने डरते डरते उससे सवाल किया। मुझे क्या मालूम कहाँ गए हैं? बुढ़िया ने गोया बुरा मानते हुए कहा, गए होंगे किसी ऐसे मोहल्ले में जहाँ उनका धंधा और दुकानदारी अच्छी तरह चमक सके। मालिक मकान से कहाँ मुलाकात हो सकती है जनाब? दरअसल मुझे कोट की इतनी परवाह नहीं, लेकिन गलती से उसकी जेब में मेरी एक हिसाब किताब की डायरी रह गई थी। मैं जरा कमरा खुलवाकर देखना चाहता था, शायद सरिंदर वो डायरी कमरे में छोड़ गया हो। मैंने उम्मीद भरे लहजे में कहा। बुढ़िया ने बड़े वसूख से नफी में सर हिलाया।
कमरे में तो उनका एक तिनका भी नहीं रहा। मैं खुद दरवाजे में खड़ी देख रही थी। बिल्डिंग वालों ने ही उनका सारा सामान बांध बांध कर उनके मुंह पर मार दिया। मुझे तो कहीं कोई डायरी नजर नहीं आई थी। अगर होगी तो कोट की जेब में ही होगी। उसने मेरी आखिरी उम्मीद को भी अल्फाज के बेरहम कदमों तले कुचल कर रख दिया। मैंने डूबती नजरों से आखिरी बार बंद कमरे के दरवाजे पर मसलूब तारे को गौर से देखा और पैरों को घसीटता सीढ़ियों की तरफ को चल दिया। लोग भी अजीब होते हैं। रात की रात आन की आन में किसी की कायनात उजाड़ कर रख दिया करते हैं, सब कुछ तहोबाला कर देते हैं। अब मैं कहाँ ढूंढूंगा सुरेंद्र को, कहाँ मिलेगी मुझे इस बेकरार शहर में वो नन्ही सी डायरी, और कैसे सुलझाऊंगा मैं इस उलझी हुई दास्तान को और सारे ताने बाने को जिसकी खोज ने मुझे एक रात में कहां से कहां ला फेंका था। नीचे आकर मैं टैक्सी में तबला के करीब कटे हुए शहतीर की तरह ढेर हुआ। उसने तशवीश भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और पूछा, खैर तो है? मैंने मुख्तसरन उसे बताया कि जिस चीज की तलाश में मैं यहाँ आया था वो किस तरह मेरी दस्तरस से कहीं दूर निकल गई है। मैं वापस अपनी गली में पहुंचकर टैक्सी से उतर गया और तबला मुझे घर जाने की हिदायत करके खुद स्टूडियो रवाना हुआ। मैं उस जगह से कुछ दूर ही उतर गया था जो अब मेरा मस्कन थी। रास्ते में एक जगह फुटपाथ पर मुझे कुछ अखबार और रिसाले रखे नजर आए। मैंने अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू के कई अखबारात खरीद लिए और खोली में वापस आकर बेचैनी से उनकी वर्क गर्दानी करने लगा। सिर्फ 3 अखबारों में बाजारे हुस्न में होने वाली कत्ल की 2 वारदातों के बारे में मुख्तसर सी खबरें छपी नजर आ रही थी। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक मम्मी की मौत तबई थी। अलबत्ता उनकी राय में मम्मी की मौत के बाद नामालूम कत्ल और लोगों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ था जिसमें 2 आदमी मारे गए थे। पुलिस के ख्याल में इस झगड़े के पीछे दरहकीकत किसी और का हाथ था और मुझे उन्होंने किराए का कातिल करार दे दिया था। खुशकिस्मती से तफ्तीश के दौरान मेरी कोई खास शनाख्त मुतय्यन नहीं हो सकी थी। वो रक्कासा लड़की जिससे मैंने बालाखाने पर मम्मी के मुतालिक पूछा था, मेरे मुतालिक सिर्फ इतना ही बता सकी थी कि मैं एक वजीह और दराज कद लड़का था। बहरहाल ये कोई ज्यादा इत्मीनान बख्श सूरत हाल नहीं थी। मुझे मालूम था कि ये खबरें जब मदन की नजर से गुजरेंगी तो वो पुलिस को मेरे बारे में हर मुमकिन मालूमात फराहम करने की कोशिश करेगा। मेरे लिए फिलहाल रूपोश रहना नागुज़ीर था। 2 दिन बाद मेरे पास पैसे खत्म हो गए। तबला इस दौरान 50-60 रुपए कमा लाया, लेकिन मैंने उस पर बोझ बनना बिल्कुल मुनासिब ना समझा और उसके हाथों अपने सोने की जंजीर बाजार भिजवाकर बिकवा दी। 1500 रुपए मिल गए, जो खोली के मयारे जिंदगी के मुताबिक कम अज कम 1 माह के लिए हम दोनों को काफी थे। मैंने अपने लिए 2 जोड़े कपड़े भी खरीदवा लिए। तबला दिन चढ़े स्टूडियो चला जाता और रात गए वापस लौटता। मेरा मामूल बस यही था कि उसके जाने के बाद मैं लेटा अखबार और रिसाले वगैरह का मुताला करता रहता। डॉक्टर तिनका से मैं बाजू की मरहम पट्टी भी बराबर करवा रहा था। 10वें दिन जख्म पर खुरंड आ गए। बाजू अब बिल्कुल सही तौर पर काम करने लगा था। 15वें दिन ये खुरंड भी उतर गए। इस अरसे में मैंने दानिस्ता तौर पर शेव नहीं बनवाई थी और अब मेरे चेहरे पर मुख्तसर सी दाढ़ी मूछों में मजीद इजाफा हो चुका था। हेयर स्टाइल भी मैंने तब्दील कर लिया था। तबला और मैं अब गहरे दोस्त बन चुके थे। वो एक दिलचस्प आदमी था और उसकी सोबत में मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरता था। गोशा नशीनी में मुझे 25 दिन गुजर गए थे। अब तो मेरा दिल डूबने लगा था। बेकार पड़े पड़े मेरी जान तख्ता बन गई थी। गो के अब मैंने वर्जिशें भी शुरू कर दी थी, लेकिन खोली की सीलन ज़दा फिजा में रहते रहते अब मुझे अपना वजूद एक चिमगादड़ से ज्यादा कुछ मालूम ना होता था। इस तरह कब तक गुजरेगी जिंदगी? एक रोज मैंने तबला से कहा, मैं तो बेकार पड़े पड़े मफलूज बन जाऊंगा, मेरे साथ स्टूडियो क्यों नहीं चलते? उसने खोली के चबूतरे पर अपनी अकलौती ढंग की पतलून धोते हुए कहा, शूटिंग देखना यूं तो कोई खास दिलचस्पी का काम नहीं, लेकिन बेकार पड़े रहने से तो बेहतर है, और फिर शायद स्टूडियो में तुम्हें भी कोई काम मिल जाए। मुझे तो ये डायरेक्टर तरक्की करते देखना नहीं चाहते, हमेशा एक्स्ट्रा के हुजूम में सबसे पीछे खड़ा कर देते हैं, जहां इत्तफाकन ही कभी कभार कैमरे की जद में आता हूँ। एक दफा एक फिल्म में मेरा पूरे 1 मिनट का पार्ट था।
میں بڑے فخر سے اپنے 2-3 دوستوں کو اپنا کام دکھانے کے لیے سینما ہاؤس لے گیا۔ فلم ختم ہو گئی مگر میری شکل کہیں بھی نظر نہ آئی۔ بعد میں نے ڈائریکٹر سے جا کر پوچھا تو وہ لاپرواہی سے کہنے لگے وہ حصہ ہم نے ایڈیٹنگ سے نکال دیا۔ میری زندگی کا طویل ترین پارٹ وہی تھا۔ ویسے تو ایک اور فلم میں بھی میں نے تقریباً 1 منٹ کا رول ادا کیا، لیکن اس میں بھی ڈاکوؤں کا ساتھی تھا اور میرے منہ پر بہت بڑا نقاب تھا۔ اس نے پتلون کو بالٹی میں پھینک کر ایک آہ بھری، کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا؟ یار تجویز تو تمہاری بہت اچھی ہے، میں نے چارپائی پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ صبح مجھے بھی ساتھ لے کر چلنا۔ صبح تیار ہو کر اس کے ساتھ روانہ ہوتے وقت میں نے آئینے میں دوبارہ سے اپنا جائزہ لیا۔ چہرے پر بھوری مختصر سی داڑھی، ہلکی ہلکی مونچھیں، دھوپ کے چشمے اور بدلے ہوئے ہیئر سٹائل نے کم از کم ان لوگوں کے لیے تو میری شناخت تقریباً ناممکن بنا دی تھی جنہوں نے پہلے مجھے دیکھ رکھا تھا۔ مطمئن ہو کر میں طبلہ کے ساتھ باہر نکل آیا۔ بس میں بیٹھ کر ہم FM اسٹوڈیو پہنچے۔ طبلہ نے دروازے پر موجود چوکیدار سے لے کر اندر فلور تک ہر ملنے والے شخص کو اتنے خوشامدانہ انداز میں چھک کر سلام کیا کہ مجھے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کچھ شرم سی محسوس ہونے لگی۔ طبلہ ایک بات کہوں، برا تو نہیں مناؤ گے؟ میں بولے بغیر نہ رہ سکا۔ یار اب ہم ایک دوسرے کی باتوں کا برا منانے کے سٹیج سے گزر چکے، البتہ اگر تم نے آئندہ اتنے تکلفات کے ساتھ گفتگو کی تو میں ضرور برا منا لوں گا، اس نے آہستہ سے کہا۔ تم لوگوں کے ساتھ اتنے خوشامدانہ انداز میں پیش نہ آیا کرو، میرے خیال میں تمہاری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، ورنہ تم ایکسٹرا کے بجائے اچھے بھلے کامیڈین آسانی سے بن سکتے ہو۔ میں نے خیال ظاہر کیا، تمہاری صلاحیتیں تو رہیں ایک طرف، میرے خیال میں تو تمہارے کامیڈین بننے کے لیے تمہاری مونچھیں ہی کافی ہیں۔ ہماری فلموں میں کامیڈین صرف منہ بگاڑنے اور الٹی سیدھی اچھل کود کرنے کے علاوہ کرتا ہی کیا ہے؟ لیکن یار مجھے تو ایک پرانے گرو نے بتایا تھا کہ فلمی دنیا میں کامیابی کا مختصر ترین راستہ خوشامد ہے۔ طبلہ نے سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا، اور تم اس مختصر ترین راستے پر 6 سال سے چل رہے ہو، کہاں تک پہنچے؟ کبھی سوچا تم نے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، خوشامد کسی کسی کو راس آتی ہے، تم تھوڑے سے انا پرست بن کے دیکھو، پھر دیکھو کام بنتا ہے یا نہیں۔ میں ایک انا پرست کو بھی جانتا ہوں، 1 سال پہلے وہ ہیرو تھا، کل اسے سینیٹوریم میں داخل کروانے کے لیے چندہ جمع کیا جا رہا تھا۔ طبلہ کے الفاظ تلخ مگر لہجہ بالکل سپاٹ بن گیا۔ کمبخت بڑی سے بڑی بات سپاٹ لہجے میں کیا کرتا تھا۔ بہرحال اس نے عروج تو دیکھا نا، کہیں تو دیکھا، کچھ تو دیکھا۔ میں استدلال پر تلا ہوا تھا، باقی رہا اس کا دردناک انجام تو شاید یہ سب کچھ بھی اس کی اپنی بے اعتدالیوں کی وجہ سے ہی ہوا ہوگا نا۔ ہاں یہ بات تو ہے، اس نے تسلیم کیا۔ عروج کے دنوں میں وہ ہر ایک کو گندی گندی گالیاں دیا کرتا تھا، دن رات شراب کے نشے میں غرق رہتا تھا۔ کوئی بات مرضی کے خلاف ہو جاتی تو چلتی شوٹنگ چھوڑ کر سیٹ کو ٹھوکر مار کر دور چلا جاتا تھا۔ یہ باتیں کرتے کرتے ہم ایک فلور کے دروازے پر جا پہنچے۔ طبلہ حسب عادت دروازے پر کھڑے نوعمر چوکیدار لڑکے کو جھک کر سلام کرنے ہی لگا تھا کہ شاید اسے میری نصیحت کچھ یاد آ گئی۔ اس نے بڑے باوقار انداز میں سلام کیا اور گیٹ کھول کر اندر جانے لگا تو لڑکے نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ دیا۔ کرشنا جی کی شوٹنگ چل رہی ہے، اس نے گویا خبردار کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی فالتو آدمی سیٹ پر بالکل نہ آئے۔ ابے ہٹ، بڑا آیا کرشنا جی کا چمچا۔ طبلہ نے اسے لتاڑنا چاہا، میری نصیحت کچھ زیادہ ہی اثر کر گئی تھی اس پہ۔ آج تک کسی سیٹ پر کسی لونڈے لپاڑے نے طبلہ کا راستہ نہیں روکا۔ تو اپنی اوقات بھول گیا کیا، یا تجھے ہمارا فلمی دنیا میں آنا پسند نہیں؟ لڑکا ہکا بکا رہ گیا اور طبلہ میرا ہاتھ پکڑ کر اندر پہنچ چکا تھا۔ یہ بہت اونچی چھت والا ایک سیٹ نما ہال تھا۔ چھت سے کافی نیچے بانس کی مدد سے ایک جال پھیلا کر گویا ایک اور چھت بنائی گئی تھی جس میں بڑی بڑی فلڈ لائٹس فٹ کی جا رہی تھی۔ فی الحال صرف ایک ہی لائٹ روشن تھی اور رات کا سا سما بن چکا تھا۔ لائٹ مین اوپر بانس کے جال پر چڑھے ہوئے تھے اور الیکٹریشین سوئچ بورڈ اٹھائے تاریں گھسیٹتے ادھر ادھر چلے جا رہے تھے۔ ایک طرف چبوترے پر بارادری کا سیٹ لگا ہوا تھا جس کے تخت میں ابھی کیلیں ٹھونکی جا رہی تھی اور ہتھوڑی کی ہر ضرب کے ساتھ سنگ مرمر کی
बारादरी लरज रही थी क्योंकि ये संगे मरमर महज हार्डबोर्ड पर सफेद रंग करके तैयार किया गया था। चबूतरे से कुछ दूर एक हौज भी बना हुआ था जिसमें 4-6 इंच गहराई तक गंदा पानी भरा हुआ था। हौज के दोनों तरफ नीम, टोनमुंड, चंद दरख्त भी खड़े दिखाई दे रहे थे जिनकी जड़ें जमीन में पेवस्त नहीं थी, बस वो कटे हुए तनों पर खड़े थे और जरा से इशारे से गिर भी सकते थे। बारादरी के वस्त में कागज का एक फानूस झूल रहा था। बारादरी में फानूस मैं पहली मर्तबा देख रहा था। एक तरफ रोशनी में लोहे की चंद कुर्सियां पड़ी थी, उनमें एक पर एक उधेड़ उम्र आदमी सर पर सफेद पी कैप पहने तकरीबन नीम दराज था। उसकी तोंद गालिबन उसे सीधा बैठने की इजाजत भी नहीं दे रही थी। छिद्रे से बालों वाला एक नौजवान क्लिपबोर्ड पर लगे हुए कुछ कागजों का पलंदा थामे मुअद्दबाना अंदाज में झुका हुआ उसे कुछ सुना रहा था। ये डायरेक्टर कृष्णा जी हैं, तबला ने इशारे से मुझे बताना चाहा और वो नौजवान खड़ा उन्हें स्क्रिप्ट पढ़कर सुना रहा था। उनका असिस्टेंट है। कृष्णा जी बड़े मशहूर डायरेक्टर हैं जनाब। तुमने उनकी फिल्म चांदनी रात तो देख रखी होगी या कम से कम उसका शोहरा तो जरूर सुना होगा। मशहूर हीरो बालम को उन्होंने ही मुतारफ करवाया था। वो मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ा। रोशनी में पहुंचकर उसने कृष्णा जी को जोरदार सलाम किया। कृष्णा जी ने गोया खुनूदगी से चौंक कर भवें उचकाकर उसकी तरफ देखा और सर की खफीफ सी जुम्बिश से जवाब देकर भारी आवाज में पूछा, कैसे हो भाई तबला? बस आपकी करम नवाजी का मुंतजिर हूँ जनाब, तबला ने सआदत पंदाना अंदाज में कहा और एक तरफ को खड़ा हो गया। मैं उससे जरा पीछे हटकर खड़ा था। आते जाते रहा करो ना, कृष्णा जी ने तबला को हिदायत की। शायद अगले महीने की शूटिंग में तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। शहजादी के शिकार पर निकलने के कुछ सीन हैं। गुस्ताखी माफ कृष्णा जी, तबला ने हाथ जोड़कर कहा। किसी सीन में आप मुझे खाल पहनाकर बारासिंगा बनाने का इरादा तो नहीं रखते, जैसा आपने फिल्म अधूरी वफा में मेरे साथ किया था? अरे नहीं भाई नहीं। कृष्णा जी की टोन में मामूली सी हलचल पैदा हुई। वो तो ऐन वक्त पर बारासिंगा नहीं मिला था, इसलिए तुमसे काम चलवा लिया। इस मर्तबा हम तुम्हें शहजादी का महावत बनाएंगे। शहजादी का महावत बनने में तो मुझे कोई ऐतराज नहीं कृष्णा जी, तबला ने बड़ी सादगी से कहा। अलबत्ता हाथी पर बैठने पर मुझे कुछ खौफ आता है, इसलिए जरा एहतियात कीजिएगा। बहुत बातें बनाने लगे हो बदमाश। क्यों? सही कहा ना? कृष्णा जी की तोंद एक बार फिर हिली। बस अब तो कुछ काम बन ही जाएगा। याद रखना तुम, आपने ही मुझे तबला बनाया था हुजूर, लेकिन ये तबला बस एक ही बार बजकर खामोश हो गया। तबला ने भी आजिजाना लहजे में कहा, फिक्र न कर, कभी न कभी तेरे सारे शिकवे गिले दूर कर देंगे हम, कृष्णा ने कहा और अपने असिस्टेंट की तरफ दोबारा मुतवज्जो हो गए। हाँ तो अगला शॉट क्या था? तबला ने मुड़कर सरगोशी नुमा लहजे में मुझे बताया। कृष्णा जी की एक फिल्म में क्लब सीन में मैंने बड़े झूम झूम कर चंद सेकंड के लिए तबला बजाया था, तब से इन्होंने मेरा नाम तबला रख दिया। शुक्र है तुमने तानपुरा नहीं बजाया था, मैंने सरगोशी में कहा। ये नाम तो तुम पर बिल्कुल भी ना जचता। अगर तुमने तानपुरा बजाया होता ना तो ये तुम्हारा नाम तानपुरा रख देते। इस दौरान सेट तैयार करने वालों ने अपना काम बिल्कुल तमाम कर लिया था और अपने औजार समेट कर बाहर चले गए। इसके चंद ही सेकंड बाद अजीबोगरीब हुलियों वाले 6 आदमियों की टोली अंदर दाखिल हुई। ढीले ढाले सफेद लिबादे, पगड़ियों और नकली मूछों की मदद से गालिबन उन्होंने डाकुओं का रूप धारने की कोशिश की थी। उनकी कमरों के गिर्द लिपटे हुए कपड़े में 3 की तलवारें भी उड़सी नजर आ रही थी। उनमें से सबसे आगे पक्की सी रंगत वाला एक नौजवान गेटअप में बिल्कुल न था। उसका कद दरमियाना था लेकिन जिस्म खासा गठा हुआ था। मौसम खासा खुल्क था लेकिन उसने आधी आस्तीनों की नायलॉन की चुस्त शर्ट पहन रखी थी, गालिबन अपने बाजुओं की उभरी हुई मछलियां दिखाने के लिए। उसकी आंख के करीब जख्म का एक लंबा सा निशान बना था और निचला होंठ निस्बतन कुछ ज्यादा ही मोटा था। ये फाइट इंस्ट्रक्टर गाजी शाह है, तबला ने सरगोशी में मुझे बताया। मरियल और मजमूल सा डाकू कृष्णा जी को दूर ही से सलाम करके एक नीम तारीख गोशे में जाकर खड़ा हो गया और गाजी शाह कृष्णा जी के करीब आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। तुमने कल फाइट की अच्छी तरह रिहर्सल कर ली थी ना? कृष्णा जी ने उससे पूछा।
हाँ जी, मैंने इनकी तसल्ली भी करवा दी है। गाजी शाह ने कृष्णा के असिस्टेंट की तरफ इशारा करके कहा, मौला के करम से पहले ही शॉट में ओके हो जाएगा सब मामला, बशर्ते कि मैडम रूपा अपने डायलॉग ना भूल जाए। उसने बड़ी अदा से अपनी सिगरेट का गुल झाड़ा। रूपा के डायलॉग हैं ही कौन से? कृष्णा जी ने जेब से एक ऐनक निकाल कर नाक पर जमाते हुए कहा, हाय अल्लाह, उई अल्लाह, यही तो करना है, इसके अलावा करना क्या है उनको? फिर ठीक है, इस किस्म की आवाजें निकालने में तो मैडम बहुत ज्यादा माहिर हैं। गाजी शाह शातिराना अंदाज में मुस्कुराए। मैं चुपचाप एक तरफ खड़ा मसनूई दुनिया की ये तीखी तर्रार बातें गौर से सुनता चला जा रहा था। दफातन बांस के जाल पर चढ़ते हुए एक लाइटमैन ने हाँक लगाई, टेस्टिंग टेस्टिंग, लाइट्स ऑन। बांस पर लटकी हुई फ्लड लाइट्स रोशन हो गईं और बारादरी का सेट, तालाब और दरख्त समेत तमाम चीजें तेज रोशनी में जगमगा उठी। लाइटमैन ने एक दो लाइट्स का जाविया दुरुस्त किया और फिर ऊपर से हाँक लगाई। ठीक है कृष्णा जी, ठीक है कि नहीं? कृष्णा जी ने नाकदाना नजरों से सेट का जायजा लिया और फिर आवाज देकर किसी से पूछा, ठीक है अजीत के नहीं? फ्लोर के किसी अंधेरे गोशे से एक दुबला पतला मुअम्मर आदमी बरामद हुआ और दरख्तों के करीब ट्रॉली पर रखे हुए कैमरे पर झुक गया। ओके। चंद लम्हे बाद उसने सर उठाकर कहा, फ्लड लाइट्स एक बार फिर बुझ गईं, सिर्फ एक लाइट ऑन रही। चलो भाई चलो, शुरू करो, रूपा को बुलवाओ, जल्दी करो। और वो एक्स्ट्रा लड़कियां कहाँ पर हैं? कृष्णा जी बाआवाज़े बुलंद अपने असिस्टेंट से मुखातिब हो रहे थे। फ्लोर पर यकलख्त हलचल सी मच गई, भाग दौड़ सी एकदम से शुरू हो गई। अंधेरे गोशों से मजीद बहुत सारे अफराद बरामद हुए। असिस्टेंट ने किसी को बाहर दौड़ाया और साथ ही कृष्णा जी को बताने लगा, एक्स्ट्रा लड़कियां तो कब से तैयार होकर कैंटीन में बैठी हैं। मैडम रूपा का मेकअप हो रहा है ना, इसीलिए आपने उन्हें चुटिया गूंदने को कहा था, लेकिन वो बाल खुले रखने पर इस्तार करती हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें समझाया कि चुटिया बांध लीजिए। इस जाहिल औरत ने कभी तारीख पढ़ी हो ना, तो उसे पता चले कि शहजादियां बाल खुले नहीं रखा करती थी। कृष्णा जी ने बहुत बुरा सा मुंह बनाकर उसको बातें सुनाई। कमल राय के एक सेट पर तो मैंने देखा था कि रोमन मलका बनी बैठी थी और कलाई पर ताजा तरीन मॉडल की घड़ी बंधी थी। अब मैं कमल राय तो नहीं हूं ना कि इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दूं। मैं इन मुंहजोर हीरोइनों को इशारों पर चलाना जानता हूं। जानते हो ना तुम? जानता हूं मैं। जोशे जज्बात से कृष्णा जी उठकर खड़े हुए, गालिबन सेट का मुआयना करने चल दिए थे। जल्दी में एक दरख्त से उनका हाथ टकरा गया और दरख्त फौरन जमीन पर आ रहा था। गनीमत था कि दरख्त ज्यादा लंबा चौड़ा ना था, वरना कृष्णा जी भी उसकी लपेट में आ जाते। दो लड़के फौरन लपके और उन्होंने दरख्त को उठाकर दोबारा सीधा करके अपनी जगह पर खड़ा कर दिया। कृष्णा जी सेट पर पहुंचे तो 10-12 एक्स्ट्रा लड़कियां भी आ पहुंची। वो हत्तुल मकदूर बनी सवरी थी। उनमें से 2-3 खूब खिली खिली से नजर आती थी, 4-6 मुरझाई हुई सी थी और 1-2 तो बिल्कुल ही अजीब सी थी। लेकिन घटिया किस्म के मेकअप से उन सबको हत्तुल इम्कान खूबसूरत बनाने की कोशिश भी बहुत ज्यादा की गई थी। वो रंग बरंगे पुराने मगर जर्क बर्क लिबास में और चूड़ीदार पजामों में मलबूस थी। वो सब कृष्णा जी के पास जाकर खड़ी हुई। कृष्णा जी ने मुख्तसरन उन्हें सब कुछ समझाया और वो बारादरी के चौबी फर्श पर बिछे हुए एक छोटे से गालीचे के गिर्द घेरा डालकर बैठ गईं। उनमें से चंद एक आपस में कुछ बातें करते हुए बेढंगेपन से हंस रही थी। अब गालिबन सिर्फ हीरोइन का इंतजार बाकी रह गया था। कृष्णा जी सेट से उतर आए और मुख्तलिफ लोगों को कुछ हिदायत देने लगे। फ्लोर पर एक गलगला सा बरपा हुआ, मैडम आ रही हैं, मैडम आ रही हैं। फिर दरवाजा खुला और फ्लोर पर सकूत छा गया। मैडम रूपा रोशनी की हुदूद में आई तो मैंने उन्हें गौर से देखा। वो एक दराज कद औरत थी। उनके हुस्न में सबाहत भी मौजूद थी और मलाहत भी, शीरीनी और नमकीनी का इम्तिजाज भी। गालिबन ये बंगाली खून की आमेजिश का नतीजा था। मोटी मोटी स्याह आंखें जिनमें अगर काजल ना लगाया होता तब भी वो शायद ऐसी ही नजर आती। भरे भरे होंठ, सांवली और बेपनाह पुरकशिश रंगत और तकरीबन घुटनों तक पहुंचे हुए बाल,
یہ ان کی دلکشی کی بنیاد تھی۔ میں نے اس کی ایک آدھ فلم ضرور دیکھ رکھی تھی۔ ان کے نین نقش تو ظاہر ہے وہی تھے جو فلم کے پردے پر نظر آیا کرتے تھے، مگر ان کی شخصیت اس امیج سے بہت زیادہ مختلف نظر آ رہی تھی جو اسے پردے پر دیکھ کر ذہن میں ابھرتا تھا۔ لفظی طور پر وہ اپنے عکس سے بہت زیادہ کم خوبصورت تھی، مگر احساس کے پیمانے سے ناپا جاتا نا تو وہ حقیقی زندگی میں بہت زیادہ پرکشش نظر آ رہی تھی۔ اپنی تمام تر مصنوعی پن کے باوجود اس نے سفید ساٹن کا ایک عجیب سا چمکیلا لبادہ پہن رکھا تھا جس میں ان کے جسم کی لچک قدم قدم پر نمایاں ہو رہی تھی۔ اگر اس نے بالوں کی چٹیاں نہ بنا رکھی ہوتی نا تو یقیناً یہی گمان گزرتا کہ گھٹائیں ہلکورے لیتی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوں۔ ہلکے سے احساس تفاخر سے اٹھی ہوئی گردن اور چہرے پر پھیلی ہوئی ایک عجیب سی یاس آمیز سنجیدگی نے اس کے خد و خال کے گرد گہری گھمبیرتا کا حالہ سا بنا رکھا تھا۔ بقول کرشنا جی کے اگر وہ جاہل اور ان پڑھ خاتون تھی تب بھی اس کی ایک ایک جنبش میں صدیوں کے تمدن کا کرینہ شامل تھا۔ وہ چیپ عورت بہرحال کہیں سے نہ لگتی تھی، اس لائق ضرور تھی کہ اسے مجسم متوجہ ہو کر محسوس کیا جاتا۔ اس کے پیچھے ایک خادمہ تھی جس نے اس کی شال اور ہینڈ بیگ وغیرہ اٹھا رکھے تھے۔ ایک نو عمر لڑکا تھا جس نے بڑا نفیس قسم کا بیوٹی باکس اس کے پیچھے اٹھا رکھا تھا۔ وہ دونوں کرسیوں کے قریب ہی رک گئے اور روپا سیدھی کرشنا جی کے سامنے پہنچ گئی۔ کرشنا جی نے ایک میٹھی مسکراہٹ سے اسے نمسکار کیا۔ اب ان کے چہرے پر جارحانہ پن کا کہیں نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ روپا نے بھی خاصی گرم جوشی سے انہیں نمسکار کیا، مگر اس کی گرم جوشی میں بھی ایک ٹھہراؤ تھا۔ وہ دونوں سیٹ پر